Hello, my dear students. I welcome you to my YouTube channel English Classes with Sasi Singh. And here in this video, we will start with the chapter that is Love Across the Salt Desert. This is number 5th chapter from your book Rainbow, class 12th. So let's begin with the chapter. But first, we will know about its writer K.K.N. Daruwala. He was well-known Indian story writer and the poet also. He was born in Lahore in 1937. K.K.N. Daruwala began his career as a government servant and was also a member of the Commonwealth Observer Group of Zimbabwe in 1980. His writings reflect sensitivity of human feelings, and he has authored several books and is a recipient of Sahitya Academy Award. Means story writer और poet भी थे एंड बॉर्न हुए वो लाहौर में 1937 में और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक मेंबर भी रहे हैं वो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप के जिम्बाब्वे में 1980 में। और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो ह्यूमन फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो मानव की जो भावनाएं हैं उनको शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी राइटिंग्स, उनके जो वर्क्स हैं। और काफ़ी सारे बुक्स को वो ऑथर कर चुके हैं, काफ़ी सारी किताबें लिख चुके हैं और साहित्य अकादमी अवार्ड वो रिसीव कर चुके हैं, वो उनको मिल चुका है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ, द ड्रॉट। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू रीड अबाउट इट कि ये जो चैप्टर ड्रॉट है ये क्या है। अबाउट द स्टोरी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्टोरी लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट नरेट्स द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन विल एंड डिटर्मिनेशन। ये जो स्टोरी है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, ये नरेट करता है, क्या चीज़ नरेट करता है भाई? ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विजय। किसकी? ह्यूमन विल की, यानी कि जो इंसान है उसकी इच्छा शक्ति की विजय को ये जो चैप्टर है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट ये नरेट करता है। एंड डिटर्मिनेशन, ह्यूमन विल एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इरादा, दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं, तो उसको ये जो चैप्टर है नरेट करता है। एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फीट्स प्रोवाइडेड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो। और हर एक इंडिविजुअल कैपेबल है अचीव करने में कुछ रिमार्केबल फीट्स को, जो कि वो अचीव कर सकता है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से। सो वॉट इट मीन टू से कि जो ये जो चैप्टर है यहाँ पे एक करेक्टर है, एक लड़का है नजब नाम से। तो वो जो नजब है वो सॉल्ट डेजर्ट को क्रॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ हिज लव, अपने प्रेम की वजह से। बिकॉज एक लड़की जिसका नाम फातिमा है, शी लिव्स देयर इन पाकिस्तान, और उसको वो लव करने लगता है और इसी वजह से वो सॉल्ट डेजर्ट को क्रॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, कि मुझे उसको लेके आना है, वो ऐसा सोच लेता है, ठान लेता है, इसलिए वो उस सॉल्ट डेजर्ट को क्रॉस कर जाता है। सो गाइज वन थिंग इज दैट, इसको ऐसे नहीं लेना है कि आप कहीं भी किसी भी गलत जगह पे या किसी भयानक जगह पे चले जाओ। तो जैसे यहाँ पे लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट बोला है, तो अपने ग्रेट डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से वो सॉल्ट डेजर्ट को क्रॉस करके अपने लव को वापस ले आता है। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डू द सेम थिंग्स, नॉट टू रिपीट द थिंग्स। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। किसी अच्छे काम के लिए आप अपने कदम आगे बढ़ाओ, किसी अच्छे वर्क के लिए आप अपने डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर को यूज़ करो। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आप फैशन में या इसको होड़ करके या इसको इमिटेट करके, इसकी नकल करके ही आप ऐसा सब कुछ करने लग जाओ। दैट्स रॉन्ग। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 successive years and even when clouds were sighted they passed by ignoring the stricken country. What it means, जो ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब होता है बच्चे सूखा। तो जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे 3 successive years तक, लगातार 3 साल तक वहाँ पे सूखा रहा था, मीन्स ड्रॉट रहा था। और क्लाउड्स अगर साइट होते भी थे, मतलब दिखाई भी देते थे, देन दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्ट्रिकन कंट्री। तो वो पास्ड बाय हो जाते थे, निकल जाते थे, गुजर जाते थे, इग्नोर करके किसको? स्ट्रिकन कंट्री को, मतलब उस पार्टिकुलर एरिया को, रन ऑफ कच्छ को इग्नोर करके वहां से पास आउट हो जाते थे, पास्ड बाय हो जाते थे वो क्लाउड्स जो कि साइटेड होते थे, दिखाई देते थे।
द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। ऐसा बोला जा सकता है कि जो मानसून सीजन था वो फॉरगॉटन हो चुका था, इस लैंड को भूल चुका था, इस जमीन को, इस धरती को, इस एरिया को, इस रीजन को भूल चुका था। द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। ये जो रन था, रन ऑफ कच्छ था, ये एक पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह लेटा हुआ था, या पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह पड़ा हुआ था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब। इसका जो बैक था, मीन्स इसका जो सरफेस था वो स्कैब से कवर्ड था। स्कैब का बच्चे जो मीनिंग होता है, ये जो वर्ड स्कैब है इसके लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग, ड्राई क्रस्ट। स्कैब मीन्स ड्राई क्रस्ट। और स्केयर टिश्यूज, स्केयर टिश्यू का मतलब होता है बच्चे कि मार्क्स ऑफ अ वाउंड, मतलब घाव के निशान। तो ये जो चैप्टर है इसमें रन ऑफ कच्छ को एज अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह बताया गया है। और ऐसा बोला गया है कि जैसे पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर के बैक पे, कमर पे काफ़ी सारे ड्राइनेस रहती है, यानी कि काफ़ी सारे घाव हो जाते हैं, और जब वो घाव हील करने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या बन जाती है, ड्राइनेस से एक अलग से स्किन बन जाती है ब्लैकिश कलर की। तो उसके लिए बोला है। तो ये जो पैरालाइज्ड मॉन्स्टर के जैसे रन ऑफ कच्छ है, ये ऐसा लग रहा है कि इसकी जो बैक है, इसकी जो कमर है, यानी इसकी जो लेयर है, सरफेस है, वो उस पर स्कैब बने हुए हैं, यानी कि ड्राई मार्क्स बने हुए हैं। एंड स्केयर टिश्यूज हैं। स्केयर टिश्यू का मतलब जैसे मैंने बताया, मार्क्स ऑफ अ वाउंड, किसी घाव के निशान बने हुए हैं। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और सूखी, ब्लिस्टर का मीनिंग होता है फफोलेदार, उसकी स्किन है। ऐसा लग रहा है कि जो पैरालाइज्ड मॉन्स्टर है इसकी कमर पे स्कैब्स भी हैं, इसके टिश्यूज भी हैं, और ड्राइड ब्लिस्टर इसकी स्किन है। चलिए, द अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बेक्ड इन अ किल्न एंड देन एम्बेडेड इन अ सॉइल क्रस्ट। ऐसा लग रहा है कि जो अर्थ है वो क्रैक्ड हो चुकी है, मतलब उसमें दरारें आ गई हैं। एंड इट लुक्ड, और ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इसकी जो चंक्स हैं, इसके जो पीसेस हैं, चंक्स मीन्स पीसेस, पीसेस ऑफ इट, इट स्टैंड्स फॉर अर्थ, ठीक है ना। तो चंक्स मीन्स पीसेस, इसके जो पीसेस हैं वो बैक्ड कर दिए गए हैं एक किल्न के अंदर। किल्न होता है बच्चे भट्टी, ठीक है ना, एक भट्टी के अंदर उनको पका दिया गया है। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट, और फिर सॉइल क्रस्ट में उनको दबा दिया गया। एम्बेडेड का मतलब हो जाता है क्या कर देना, उनको एक तरीके से एम्बेड कर देना, उनको पुश कर देना। लेड फैमिली इन सराउंडिंग्स मास मीन्स दबा देना, तो उसको सॉइल क्रस्ट के अंदर दबा दिया गया है। द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड। जो कैटल है, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं वहाँ पे, वो थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, और एमेसिएट हो गए हैं। एमेसिएटेड का मीनिंग होता है वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख की वजह से वो जो जानवर हैं वहाँ के वो कमज़ोर हो गए हैं। आगे देखते हैं। द ऑक्सन डाइड, जो बैल हैं वो मर चुके हैं। एंड द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, और जो कैमल है वो ही कंफर्टेबली वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। फीडिंग ऑन द बावल कैमल थॉर्न, क्योंकि वो जो बावल नाम का वहाँ पे थॉर्न है उसको खा लेता है। एंड दैट इज कॉल्ड द कैमल थॉर्न। Then one day the clouds rolled in like wine skins and the lightning crackled and the wine skins burst। देखिए, एक दिन क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं वो रोल्ड करते हैं, मीन्स चारों तरफ घुमड़ते हैं, घूमते हैं। इन लाइक, रोल्ड इन करते हैं, लाइक अ वाइन स्किन। वाइन स्किन का मीनिंग होता है शराब की बॉटल के जैसे, जैसे वो फुल भरी हुई होती है, ठीक है ना, उसमें चारों तरफ शराब भरी हुई होती है। ऐसे ही यहाँ पे वाइन स्किन से कंपेयर किया गया है क्लाउड्स को, कि जो क्लाउड्स हैं वो भी रोल्ड इन हो रहे थे, जैसे कि एक वाइन स्किन के अंदर वाइन रोल्ड इन रहता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड एंड द वाइन स्किन्स बस्ट, और अचानक से क्या हुआ, लाइटनिंग क्रैकल्ड हुई, बिजली कड़की। एंड द वाइन स्किन्स ब्रस्ट, और जो बॉटल थी, जैसे जिस तरीके से शराब की बॉटल फूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, ऐसे ही ये जो क्लाउड्स थे वो भी बस्ट हो गए, यानी कि फूट पड़े, यानी कि बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तेज बारिश, हैवी रेन स्टार्ट हो गई। अब क्या है, 2 years हैव पास सिंस द ड्रॉट एंडेड, यानी कि 2 साल हो गए थे जब ऐसा हुआ, और ड्रॉट 2 साल का ड्रॉट जो था वो एंड हो चुका था। एवरीवन रिमेंबर्स दैट इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज। हर किसी को ये बात बहुत अच्छे से याद है कि वो दिन था जिस दिन बारिश हुई थी, और वो दिन था फातिमा जब एंटर हुई थी विलेज के अंदर, गांव के अंदर। फातिमा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फातिमा इज़ अ गर्ल हु लिव्स देयर अक्रॉस द बॉर्डर, और इसी लड़की को लेने के लिए जो लड़का है नजब, वो जाता है
अभी दोनों करेक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ द शी केम, और ये कैसे हुआ, वो कैसे आई, ये चैप्टर में अपने को पढ़ना है। तो मैं अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पे करेक्टर अभी एक फातिमा ही अपने सामने आई है, और ये जो पूरा पैराग्राफ था दैट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रन ऑफ कच्छ, कि वो कैसा लग रहा था, ठीक है। वहाँ क्या था, कैमल्स जो हैं वो ही वहाँ पे ब्रॉटअप कर पाते थे, सर्वाइव कर पाते थे कंफर्टेबली, और रेस्ट ऑफ द जो कैटल थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, थिन हो गए थे, एमेसिएटेड हो गए थे, और ऑक्सन मोस्टली डाइड हो गए थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ये फातिमा को कैसे लेके आता है। ये जो स्टोरी है कई सारे करेक्टर्स को इंक्लूड करती है। इसके करेक्टर्स से मैं एक बार आपको वाजिब करा दूं, तो इसके जो करेक्टर्स हैं, एक तो इसमें नज़ब जो आपने पहले देखा, नज़ब फर्स्ट है। सेकेंड करेक्टर है यहाँ पे फातिमा, ठीक है ना। थर्ड जो करेक्टर है अपने वो है अल्लाह रखा, ठीक है बच्चे, अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा कौन है, ये कैमल है। अल्लाह रखा इज द कैमल ऑफ नज़ब, ये नज़ब का कैमल है। उसके बाद फोर्थ जो करेक्टर हैं वो हैं आफताब। आफताब कौन है भाई, ये नज़ब के फादर हैं, ठीक है। उसके बाद एक नज़ब के फादर आफताब हो गए, और एक काले शाह करके है यहाँ पे, काले शाह। काले शाह कौन है, ये काले शाह फातिमा के फादर हैं। एक यहाँ पे आपको करेक्टर मिलेंगे जिनका नाम है जम्मन। तो जम्मन यहाँ पे जो है वो एक स्मगलर हैं और नज़ब के फादर के फ्रेंड भी हैं, ठीक है। चलिए अब स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मूविंग फर्दर, वॉट वुड ही नॉट डू फॉर हर द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर। उसने क्या नहीं किया, किसके लिए, डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर के लिए। स्पाइस सेलर बेचने यानी कि मसाले विक्रेता की बेटी के लिए। स्पाइस का मतलब होता है मसाले, सेलर मीन्स विक्रेता। उसने क्या कुछ नहीं किया। शी हु स्मेल्ड ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, वो जिसमें से स्मेल आती थी, गंध आती थी, किसकी, क्लोव्स की। क्लोव्स क्या होते हैं बच्चे, क्लोव्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लौंग, ठीक है ना। क्लोव्स लौंग होते हैं, लौंग जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो लौंग और सिनमिनन का मतलब होता है दालचीनी। ये होता है, सॉरी ये जो क्लोव्स वर्ड है इसका मतलब होता है लौंग, और ये जो सिनमिनन है ये होता है दालचीनी। दोनों ही चीज़ें घर में यूज़ की जाती है, स्पाइस में काउंट की जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लोव्स और सिनमिनन की उसमें से स्मेल आती थी। एंड हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, और आगे बोलते हैं राइटर कि उसका जो लाफ्टर था यानी कि जो उसकी हंसी थी वो एंकल बेल्स के टिम्बर के जैसी थी। टिम्बर का मतलब होता है एक तरीके से साउंड, ठीक है ना। तो उसकी जो साउंड थी, उसकी हंसी की जो आवाज़ थी वो एंकल बेल की जैसी थी, यानी कि पायल के जैसी मधुर आवाज़ थी उसकी। हुज आईब्रो वर लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, जिसकी आईब्रो कैसी थी उस लड़की की, जैसे कि ब्लैक विस्प ऑफ नाइट हो, यानी कि रात की काली धारियां हों। और उसके जो हेयर थे वो नाइट इटसेल्फ थे, यानी कि रात के जैसे काले थे, मीन्स उसके जो बाल थे वो बहुत काले थे। फॉर हर ही वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, और उसी के लिए वो क्रॉस कर जाता है सॉल्ट डेजर्ट को। कौन क्रॉस कर जाता है, नज़ब क्रॉस कर जाता है। देखिए आगे, he had stayed a day at काला डूंगर, a black hill capped with basalt, the highest in कच्छ। कच्छ में एक हाईएस्ट हिल था जिसको ब्लैक हिल के नाम से जाना जाता था, और वो कैप्ड विद बेसाल्ट था, मीन्स बेसाल्ट वहाँ पे चारों तरफ बेसाल्ट ही बेसाल्ट दिखता था। और एक दिन वो रुका किस पे, काला डूंगर पे, ठीक है। काला डूंगर, जैसा कि आपको बोला गया, काला डूंगर क्या है, ब्लैक हिल है। इसको ब्लैक हिल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट कैप्ड था, ये पूरा कवर अप था बेसाल्ट से, और बेसाल्ट को क्या बोलते हैं, काला नमक बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्री। वो अल्लाह रखा जो कि उसका कैमल है उसको सेट फ्री कर देता है, क्या करने के लिए, बावल ट्रीज को क्रॉप करने के लिए, बावल ट्री को खाने के लिए उसको छोड़ देता है। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ पंचमई पीर। और डस्क टाइम में, डस्क टाइम क्या होता है, इवनिंग टाइम, यानी कि जब रात और दिन दोनों, रात होने वाली होती है और जब बैक होते हैं सभी जानवर, इंसान, व्यक्ति अपने अपने घरों की तरफ आते हैं, सो दैट टाइम कॉल्ड डस्क टाइम। ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स, और वो होमेज पे करता है किसके लिए, फुटप्रिंट्स ऑफ पंचमई पीर, पंचमई पीर के फुटप्रिंट्स को, पद चिन्हों को वो होमेज पे करता है। होमेज का मतलब होता है एक तरीके से क्या करना, ट्रिब्यूट करना, श्रद्धांजलि देना।
ऑन द हिल टॉप पे जहाँ पे पंचमी पीर के फुटप्रिंट्स बने हुए थे उनको वो श्रद्धांजलि देता है. ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली. और ये वहाँ पे कस्टम था कि वो वहाँ पे खाना छोड़ेगा, फिर अपनी थाली को बीट करेगा अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर. जैसी वहाँ पे परंपरा थी. देखिए होता क्या था कि अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हर किसी को यहाँ से उस हिल टॉप पे जाना पड़ता था, काला डूंगर पे जाना पड़ता था. और जो पंचमई पीर के जो फुटप्रिंट्स थे उस काला डूंगर पे उनको होमेज पे करना होता था, और वहाँ पे थोड़ा सा खाना भी छोड़ना होता था, और थाली बीट करनी होती थी, थाली बजानी पड़ती थी. ये कस्टम था वहाँ पे. और कुछ ही मिनट्स में जो जयकाल्स थे ना वो मेटेरियलाइज्ड हो गए और गॉबल्ड अप कर गए फूड को. तो यहाँ पे बताया गया कि नजब ने ऐसा ही किया, और इन अ फ्यू मिनट्स में ही कुछ जयकाल्स वहाँ आए और मेटेरियलाइज्ड हुए, मीन्स दिखाई दिए, और गॉबल्ड अप कर गए, फूड को पूरा खा गए. ठीक है ना. दिस वॉज ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र कहिए या मंगलकारी कहिए, सौभाग्य वाली बात कहिए. तो ये ऑस्पिशियस चीज मानी जाती थी. इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट ऑफ द ओमेन सीरियस इनफ टू हैव कैंसल्ड द जर्नी. और अगर वो टर्न अप नहीं हुए होते, अगर वो नहीं आए होते, ठीक है ना, तो इसको इल इफेक्ट कंसिडर कर लिया जाता ऑफ द ओमेन. तो इसको ये जो वर्ड ओमन है, ओमन इसका मतलब होता है शकुन. तो इसका इस शकुन का इल इफेक्ट मान लिया जाता, और इसको काफी सीरियसली फिर नजब लेता और वो कैंसिल कर देता अपनी जर्नी को, जैसा कि वहां पे बाकी लोग भी करते थे. ठीक है ना. अगर जयकाल नहीं आते हैं और उस खाने को नहीं खाते हैं तो जर्नी को कैंसिल करना ही ठीक माना जाता है, क्योंकि एक अपशकुन माना जाता है, इल इफेक्ट माने जाते हैं. द लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप. हिल टॉप पे एवरी नाइट पीर के ऑनर में क्या किया जाता था, लाइट की जाती थी, लैंप जलाई जाती थी. एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खावदा. खावदा नाम का एक गांव था, एक जगह थी वहां पे, तो वहां तक उसकी लाइट को देखा जा सकता था. ठीक है. हिल टॉप पे जो लाइट जलती थी पीर के ऑनर में, उस लाइट को खावदा तक देखा जा सकता था. ओवर 100 years earlier the Panchme Peer had trusted the salt waste serving the people, accompanied as legend had it by a jackal. ओवर द 100 years earlier यानी कि सैकड़ों सालों से भी ज्यादा टाइम पहले, तो क्या हुआ था कि जो पंचमई पीर थे उन्होंने क्या किया था, ट्रस्ट किया था. ट्रस्ट का मतलब होता है ढोना, किसी चीज को लेके चलना. तो उन्होंने ट्रस्ट किया था सॉल्ट वेस्ट को लोगों की सेवा करने के लिए. ठीक है ना. ऐसा माना जाता है कि जो पंचमई पीर थे उन्होंने ट्रस्ट किया था सॉल्ट वेस्ट को लोगों की सेवा करने के लिए, और इसको अकम्पेंड किया था, मीन्स उनका साथ दिया था. किसने साथ दिया था, एक जयकाल ने साथ दिया था उनका. ठीक है ना. बाय अ जयकाल. रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर इन थॉर्न जंगल्स. और होता क्या था कि ये जो जयकाल था ये रिक्लूसिव. रिक्लूसिव का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड एनी कंपनी और टॉकिंग टू अदर पीपल. मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर जो कि अवॉइड करता है किसको, भीड़ भाड़ की जगह को, और लोगों को अवॉइड करता है, कंपनी को अवॉइड करता है, लोगों से बात करना अवॉइड करता है, और जो लाइक करता है अकेला रहना, तो वो होता है रिक्लूसिव. तो रिक्लूसिव बाय हैबिट यानी कि जो जयकाल होता है उसकी हैबिट मानी जाती है कि वो रिक्लूसिव हैबिट का होता है, लोनलीनेस की हैबिट का होता है, अकेलेपन की आदत होती है उसकी. ही यूज टू रिटायर. रिटायर का मतलब होता है चले जाना. थॉर्न जंगल्स में चला जाता था वो. एंड वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वेल्पाइन कंपेनियन नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट. और जहाँ पे उसके वेल्पाइन कंपेनियन के अलावा, कंपेनियंस के अलावा यानी कि उसी की जो प्रजाति थी उस वो लोग ही वहाँ पे, वही जानवर वहाँ पे रहते थे. बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, डेयर नहीं होता था, साहस नहीं होता था डिस्टर्ब करने का नॉक्टर्नल ट्रिस्ट को. नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिकालीन, और ट्रिस्ट मीन्स उनका जो भेंट होती थी, यानी रात को ही जो जयकाल होते हैं, जो गिदड़ होते हैं, वो रात के टाइम ज़्यादा बोलते हैं एक स्वर में, एक आवाज़ में. तो उनके नॉक्टर्नल ट्रिस्ट को डिस्टर्ब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी. द कस्टम ऑफ फीडिंग द जयकाल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन. और इसलिए ही जो कस्टम है फीडिंग का जयकाल को, वो लिंगर्ड हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है तब से ही. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं.
नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट। नजब उस फ्लेम के सामने बो करता है, जो फ्लेम उसने जलाई थी पंचमय पीर के ऑनर में होमेज पे करने के लिए। तो उसके सामने वो बो करता है। बोर्ड का मतलब होता है झुकना। वो झुका फ्लेम के सामने एंड सेट आउट हुआ और आगे बढ़ा। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब्स एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सवानास एंड स्टंटेड ग्रास। उसने उन कैमल थॉर्न श्रब्स को, उन एरियाज को जो कि कभी सवानास ऑफ स्टंटेड ग्रास, सवानास कौन से होते हैं, मतलब जहाँ पे छोटी छोटी घास रहती है, ट्री लेस लैंड होता है जो, यानी कि जहाँ पे ट्रीज नहीं होते, सिर्फ घास ही होती है छोटी छोटी, तो उसके लिए फेमस था जो कभी। एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू शियर एंड ब्राउन डेजर्ट, और अब ये टर्न हो गया है शियर और ब्राउन डेजर्ट में। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, सारे ह्यूमन हैबिटेशन को, इंसानों के रहने की जगहों को वो पीछे छोड़ चुका था। एंड कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, और लास्ट विलेज जो था कुरन, उसको भी वो पीछे छोड़ चुका था। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भुंगास, और अगले 3 दिन तक, उस 3 दिन तक वो भुंगास को देखने वाला नहीं था, या उसने भुंगास को नहीं देखा। देखिए अब ये भुंगास क्या होते हैं, दोज वन रूम मड हाउसेस। वन रूम मड हाउस होते हैं, मिट्टी से बना हुआ एक घर होता है जो कि सर्कुलर होता है एट द बेस, बेस पे सर्कुलर होता है लेकिन इसकी जो टैपरिंग होती है वो कॉनिकल होती है रूफ्स पे, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है कि जो बेस पे सर्कुलर रहता है और इसकी जो छत रहती है वो ऊपर जाके इस तरीके की हो जाती है, ठीक है ना। तो बेस सर्कल हो गया और ऊपर इस तरीके का है, कॉनिकल है, कौन कौन बना रहता है वहां पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और नाउ ओनली द सैंड स्कैप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम। अब उसके सामने सिर्फ क्या थे, सैंड स्ट्रेच्ड थे, सैंड स्कैप्स का ही स्ट्रेच था, यानी कि जो बालू थी उसके ही ढेरों के ढेर फैले हुए थे, काफी दूर दूर तक ढेर ही उसको दिखाई दे रहे थे, माइल अपॉन माइल, यानी कि मीलों की डिस्टेंस तक। वाटर स्प्लैश्ड इन द चैगल्स, और जो पानी था वो स्प्लैश्ड हो रहा था, मीन्स उछल रहा था उसके चैगल्स से। चैगल्स क्या होते हैं बेटा, जब भी इनको लॉन्ग जर्नी करनी होती थी पहले लोगों को, तो वो कुछ एक ऐसी बॉटल्स यूज करते थे पानी भरने के लिए, उसको बोरे वगैरह से लपेट के रखते थे जिससे वो पानी ठंडा रहे, तो दैट इज कॉल्ड चैगल्स, ठीक है ना। तो वो स्प्लैश हो रहा था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फोर्थ, अपने होठों पर पीर का नाम लेकर नजब हुसैन, देखिए अब इसका पूरा नाम आ गया है नजब हुसैन, सेट फोर्थ मीन्स आगे बढ़ता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। आगे है, नजब्स डेफिडेंस वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। नजब का जो डेफिडेंस था, डेफिडेंस का मतलब होता है बच्चे शायनेस, नजब की जो शायनेस थी वो उसके फ्रेंड्स में क्या थी, बहुत ज़्यादा नोटोरियस थी, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहो आप कह सकते हो कि फेमस थी, है ना, ठीक है। तो ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ अ गर्ल, और वो जाना जाता था इस चीज़ के लिए कि उसका जो चेहरा था वो ब्लस्ड हो जाता था, लाल हो जाता था, इफ़ समवन डिस्कस अबाउट अ गर्ल बिफोर हिम, अगर उसके सामने किसी लड़की का जिक्र भी कर दो, मेंशन भी कर दो किसी लड़की के बारे में, तो उसका चेहरा रेड हो जाता था। अ स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विद ड्रीमी आईज, और स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड था वो, मतलब लोगों से बहुत ही कम बातचीत करने में बिलीव करता था, लोगों से कम बात करता था। और एलएडी लैड मीन्स होता है लड़का, बॉय। विद ड्रीमी आईज, उसकी आंखों में सपने थे। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड विद हिम एनी एक्ट ऑफ ब्रेविडो, और वो कभी सेख ही नहीं बखारता था, ठीक है ना, कि कभी भी अपनी बहादुरी की तारीफें नहीं करता था बहुत ज़्यादा। हिज फादर आफ्ताब, देखिए तीसरे करेक्टर अपने सामने आ जाते हैं, आफ्ताब, तो उसके फादर कौन थे भाई, आफ्ताब थे। वुड से, वो ये बोलते थे दैट ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 100 years दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, कि जो कुछ भी मेरे एंसेस्टर्स ने, एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज, तो जो भी मेरे एंसेस्टर्स ने और मैंने एक्वायर्ड किया है, मीन्स प्राप्त किया है, कमाया है, ड्यूरिंग 100 years, इन सैकड़ों सालों में जो भी हमने कमाया है, दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, ये जो लड़का है ना, लैड मीन्स बॉय, मैंने पहले भी बताया था, स्क्वेंडर अवे कर देगा, मीन्स सबको डिस्टर्ब कर देगा, बर्बाद कर देगा। स्क्वेंडर अवे का जो मीनिंग होता है बच्चे, ये होता है स्पेंड और यूज मनी इन अ वेस्टफुल वे, ठीक है ना। तो मतलब खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, मीन्स खर्चीला है, बहुत खर्च करता है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर वॉट ही सेल्स, बल्कि इसलिए कि वो इतना शर्मीला है कि वो मनी चार्ज नहीं करता उस चीज़ के लिए भी जो वो सेल करता है, मतलब जो वो बेचता है उस चीज़ के लिए भी वो पैसे ठीक से नहीं मांगता है और ना ही लेता है। आगे देखते हैं। ही हैड क्रॉस द रन ऑन 4 occasions अर्लियर, पहले भी वो 4 टाइम रन को क्रॉस कर चुका था, रन ऑफ कच्छ को वो क्रॉस कर चुका था। दो ही हैड टर्न्ड 20 ओनली
अ मंथ अगो। अभी उसकी एज क्या हुई है, 1 महीने पहले ही 20 ईयर्स का नजब जो है वो हुआ है। बट ईच टाइम ही हैड आइदर अकम्पेन्ड हिज फादर और दैट विली ओल्ड स्मगलर जम्मन। देखिए फोर्थ कैरेक्टर अपने सामने आ गए, जम्मन। तो अब बोला गया है कि हर टाइम यानी कि हर बार 4 टाइम्स, जैसे अर्लियर वो क्रॉस कर चुके थे रन को, तो हर बार उनके साथ में कौन जाता था, या तो उनके फादर और या फिर वो जो विली ओल्ड स्मगलर जम्मन था। विली का जो मतलब होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो उसको दुष्ट कह सकते हो, कनिंग कह सकते हो, कनिंग इज अ सुटेबल वर्ड। तो जो कनिंग ओल्ड स्मगलर जम्मन था वो उसके साथ में गया था, या तो अपने फादर के या फिर उसके। द वेटरन ऑफ द 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, जो कि वेटरन था। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है बच्चे, एक्सपीरियंस्ड। जो कि एक्सपीरियंस था 100 इलीगल ट्रिप्स का सिंध के लिए, यानी कि जो पाकिस्तान में सिंध पड़ता है उस जगह जाने के लिए वो एक वेटरन था, मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन था। कौन, जमन। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीफ, हर बार वो लोग एक तेंदू लीफ ले जाते थे जिसकी कीमत होती थी 500 रुपये के करीब। बट दे सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, लेकिन वो उसको बॉर्डर के अक्रॉस, बॉर्डर के पार कितने में बेचते थे, 1200 में बेचते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द इंटरमीडिएटरीज हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, ये जो तेंदू लीफ था ये एक तरीके का बीड़ी बनाने का लीफ था। बीड़ी आपने सुना होगा, ये जेंट्स लोग होते हैं और लेडीज भी पीते हैं इसको, ठीक है, स्मोकिंग में आता है। तो ये जो था बीड़ी लीफ को जो अरेंज कराते थे, उसकी बीड़ी लीफ की सेलिंग जो अरेंज कराते थे उन ऑफिसर्स को और उन इंटरमीडिएटरीज को, उन बिचौलियों को देने के लिए पे करते थे वो पैसा। टू द मैन हु टुक द कैमल आउट फॉर ग्रेज, उस इंसान को भी पैसा देते थे जो कि उनके कैमल को ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था, चराने के लिए लेके जाता था। एंड द फ्रेंड और द रिलेटिव्स हु हार्बर्ड देम, और उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी पैसा देना पड़ता था जो कि उनको हार्बर्ड करते थे, उनको आश्रय देते थे, उनको जगह देते थे। देयर वाज प्रेशियस लिटिल लेफ्ट, और इतना देने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा बच जाता था उनके पास, यानी अच्छा खासा बच जाता था। किसके पास में, जो जुम्मन उसके फादर और वो जुम्मन और नजब और उसके फादर जब कभी भी वहां जाते थे तो उनको ऐसा करना पड़ता था कि एक लीफ लेके जाते थे, वो एक पत्ती लेके जाते थे तेंदू की, ठीक है ना, जो जिसको वो सोल्ड करते थे 1200 रुपीज़ में अक्रॉस द बॉर्डर। तो उस तरीके से फिर उनको उसको जो पैसा 1200 रुपीज़ थे उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था अमंग द ऑफिसर्स, अमंग द इंटरमीडिएटरीज, उन फ्रेंड्स को जो कि उनको हार्बर्ड करते थे, शरण देते थे, रहने की जगह देते थे। ऐसे आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद काली शाह, अ क्लॉथ सेलर। ऐसा होता है कि ड्यूरिंग वन ऑफ दिस जर्नी, वन ऑफ दीज ट्रिप्स, इन्हीं ट्रिप्स में से एक बार क्या होता है कि वो लोग रुके किसके पास में, काले शाह के पास में, जो कि क्लोव सेलर था, जो कि लौंग विक्रेता था। ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब। नजब को उसके फादर ने बोला कि ये जो है ना तुम्हारी माँ के डिस्टेंट रिलेटिव है, मतलब दूर के रिश्तेदार हैं। काले शाह वॉज टॉल एंड वेल फ्लैश्ड एंड हिज थिक जॉवल्ड फेस हैड अ पर्पल टिंज। काले शाह जो थे वो लंबे थे, ठीक है, वेल फ्लैश्ड थे, मोटे ताजे थे। एंड हिज थिक जॉवल्ड फेस, और उनका जो चेहरा था वो भी भारी भरकम था, मतलब अच्छा था, मासल था। हैड अ पर्पल टिंज, और उस पर पर्पल रंग का निशान बना हुआ था। टिंज का मतलब होता है कलर, पर्पल कलर। अबाउट इट एज इफ समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्ट्रक विद अ कलर्ड पैच। ऐसा लग रहा था कि कहीं रास्ते में उनको ये कलर जो है पर्पल ये लग गया है उनके चेहरे पे। ही ऑलवेज वॉर अ तहमद ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स, ब्लैक और वाइट चेक का वो तहमद पहनते थे बिलो वेस्ट, कमर से नीचे जहाँ पैंट और ट्राउजर्स पहनते हैं वहाँ पे वो तहमद पहनते थे, और ब्लैक और वाइट चेक का। Within a day, Nazab discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities. अब क्या होता है कि विदिन ए डे, एक ही दिन में नजब ने डिस्कवर कर लिया कि जो फेलो है, मीन्स जो काले शाह है, वो एक एब्सोल्यूट रॉग्यू है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, और ये जो वर्ड रॉग्यू यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इस वर्ड का मीनिंग होता है रॉग्यू का एक हिंदी में अगर हम यहाँ पे कहें तो दुष्ट होता है, और इंग्लिश में कहें तो रास्कल आप कह सकते हो इसको। तो वो कंप्लीट रास्कल टाइप का पर्सन था। हु ड्रॉव सच अ
कर्स्ड बार्गेन, और ये जो वर्ड कर्स्ड है यहाँ पे ऑब्स्टिनेट, इसका मीनिंग होता है मीन्स इतनी जटिल बार्गेनिंग या इतनी फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स, ऐसी बार्गेनिंग वो करता है पहली बार ही उसके फादर के साथ में। और उसके फादर फिर क्या करते हैं, उसको हियरिंग कर देते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं क्या, ऑब्सनिटीज। ऑब्सनिटीज का मतलब होता है अब्यूजेस, गालियां देना शुरू करते हैं। स्टार्टेड माउथिंग का मतलब होता है बिगेन टेलिंग, कहना शुरू करना। तो उसको गालियां कहना शुरू कर देते हैं या गालियां देना शुरू कर देते हैं उसके फादर पहली बार में ही। नजब को पता लग जाता है कि ये जो काले शाह है ये किस तरीके का, किस नेचर का इंसान है। एब्सोल्यूट रॉग्यू है वो, पूरे तरीके से रास्कल है। आगे देखते हैं। But his daughter Fatima was hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. आगे राइटर बोलते हैं कि उसकी जो डॉटर थी फातिमा वो एक हूर थी। हूर का मतलब होता है बेटा ब्यूटीफुल वुमन, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री। आईज सो ब्राइट, उसकी आंखें इतनी चमकीली थी कि वो क्या कर दें, लिट अप कर दें डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड को, मतलब अंडरवर्ल्ड के अंधेरे को भी वो दूर कर दें। ठीक है, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी उसकी आंखों में। मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच एक यूज हुई है, देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल टू रिमूव और टू लाइट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, मीन्स अंडरवर्ल्ड की जो डार्कनेस है उसको आंखों की चमक से कैसे दूर किया जा सकता है। सो हियर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, और वो फिगर ऑफ स्पीच है बच्चे, देखिए आपने सुना होगा हाइपरबोल, ठीक है ना। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे इस लाइन के अंदर। और हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, ठीक है ना। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लेजेंट यंग मैन सो रेडी विद हिज स्माइल। शी वॉज टेकन बाय, देखिए टेकन बाय का मतलब होता है अट्रैक्टेड। क्या होता है, अट्रैक्टेड। तो वो अट्रैक्ट हो जाती है, जो लड़की है वो अट्रैक्ट हो जाती है उस क्वाइट प्लेजेंट यंग बॉय से, जो कि हमेशा अपने चेहरे पे क्या रखता है, स्माइल रखता है। बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, लेकिन वो अपने मुंह से बाहर कोई वर्ड नहीं निकाल पाती उस लड़के के लिए, उस नजब के लिए। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज्ड टू समवन इन द विलेज नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच। फातिमा जो थी वो अंडर प्रेशर थी, मतलब उस पर दबाव डाला जा रहा था एंगेजमेंट करने का, या कहिए शादी करने का, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसी के गांव का था। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच। ये जो वर्ड यहाँ पे स्लर्ड यूज हुआ है बच्चे, स्लर्ड का मीनिंग होता है क्या, स्लर्ड स्पीच को आप बोलोगे तो प्रोनाउंस बैडली और रॉन्गली आप कह सकते हो, जो कि किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से प्रोनाउंस करता है, या आप ये कह सकते हो स्पॉक इन एन क्लियर अनक्लियर वे, किसी चीज को, किसी बात को अनक्लियर वे में बोलना। सो स्लर्ड स्पीच का मतलब हो सकता है अनक्लियर वे, है ना, मतलब अस्पष्ट तरीके से बोलना, दैट इज स्लर्ड। तो आगे देखते हैं। तो समवन इन द विलेज नोन फॉर ए स्लर्ड स्पीच, अपनी स्लर्ड स्पीच के लिए जाना जाता था वो व्यक्ति जिसके साथ में उसको अंडर प्रेशर किया जाता था शादी के लिए। एंड ग्रोटेस्क्यू स्टेमर, ये जो वर्ड ग्रोटेस्क्यू यहाँ पे यूज हो रहा है, इस वर्ड का भी मीनिंग आप देखो तो वेरी ऑड एंड अगली, और यू में से रेडिकुलस, कुछ इस टाइप की स्टैमरिंग थी उसकी, यानी कि वो हकलाता भी था, रेडिकुलस लगता था बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स शी थॉट, वो सोचती थी कि मेरा जो लक है ना वो म्यूट्स रहेगा, यानी कि मेरी किस्मत क्या है, गूंगा रहने वाली है, मैं चुपी रहूंगी हमेशा। बट देन एज शी कॉट हिम स्टेयरिंग एट हर, लेकिन जैसे ही उसने उसको देखा कि वो उसको स्टेयर कर रहा है, वो घूर रहा है नजब उसको, शी लाफ्ड बैक, वो भी हंसने लगी। एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस एंड हर फेस फ्लडेड विद एक्साइटमेंट, और इवनिंग टाइम में जब फातिमा ने रिपीट किया उस परफॉर्मेंस को, और उसके चेहरे पर, तो उसका चेहरा जो था ना उस पर एक्साइटमेंट आ गया, उत्साह आ गया। एज इफ शी डेयर्ड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि वो उसको हिम्मत दे रही है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ही हैड फ्लंग हिज आर्म अराउंड हर इन द डार्कनेस डिजी मोमेंट, और फिर ये जो नजब है वो फ्लंग कर देता है, अपने आर्म को फैला देता है चारों तरफ उसके। Yes, he would come again, he told her. वो वापस आएगा, उसने उसको बोला। And saw her start with disbelief for he seemed to have answered her inarticulated question. और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आंसर दे दिया है उस लड़की के इनआर्टिकुलेटेड क्वेश्चन का, मतलब बिना पूछे हुए प्रश्न का जवाब उसने
दे दिया है। किसने? नजब ने। बिना ही पूछे उसने बोल दिया कि यस आई वुड कम बैक, मैं वापस आऊंगा, कम अगेन। ठीक है, वुड ही कम अगेन, क्या वो वापस आएगा? दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर एंड नो अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल। इस बार वो अकेला आएगा, नहीं फादर आएंगे उसके साथ में और नहीं उसके अंकल जम्मन आएंगे जो कि उसकी स्टाइल को क्रैम्प कर सके, उसके इस काम को रोक सकें, उसके बीच में बाधा बन सके फातिमा को ले जाने वाली। As if he laughed, he looked behind to find her gaze following him. As he left, जब वो वहां से निकला, he looked behind, उसने पीछे देखा तो ये जो फातिमा थी वो गेज कर रही थी, उसको घूर रही थी। Her eyes like a pair of storm lantern in the dark. और उसकी जो आंखें थी, फिर से वही चीज आती है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आती है। पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न के जैसे उसकी आंखें लग रही थी, यानी कि तूफान में जो लैंटर्न, जो प्रकाश रास्ता दिखाता है, इतनी ब्राइटनेस थी उसकी आंखों में कि वो ऐसी लग रही थी जैसे कि तूफान के अंदर भी अंधेरे में उसको रास्ता दिखा देंगी। आगे देखते हैं। Ever since his return to खावदा, नजब had been straining to get away. होता क्या है कि जब वो खावदा तक आता है, खावदा क्या है, उसका खुद का गांव है, तो वो जब वहां आता है उस बार, जिस बार लास्ट टाइम वो उसको बोल के आता है फातिमा को कि मैं वापस आऊंगा, तो जब वो उसको बोल के आता है इस तरीके से, उसके बाद जब वो अपने घर आता है खावदा में, तो वो वहां से स्ट्रेनिंग टू गेट अवे करता है, मतलब वहां से चले जाने की काफी कोशिश करता है। कौन करता है? नजब करता है। जब वो वहां आ जाता है एक बार, तो फिर वहां से वापस तुरंत के तुरंत जाने की बहुत ज्यादा वो कोशिशें करता है। तो एक ये जो वर्ड है स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, इसका मीनिंग होता है ट्राइंग हार्ड टू क्रॉस द बॉर्डर, मीन्स वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है बॉर्डर को क्रॉस करने की। आगे देखिए, व्हाट वाज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, ऐसा क्या था जो उसको नहीं पता था रन के बारे में। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लीव अलोन स्टार लाइट, a thing none of his elder had dared to do. He could cross the run, वो रन को डे लाइट में क्रॉस कर सकता है, एंड लीव अलोन स्टार लाइट, और फिर वो छोड़ देता है स्टार लाइट में ही, मतलब अकेला चल देता है रात्रि के अंधेरे में स्टार लाइट में। अ थिंग नन ऑफ हिज एल्डर हैड डेयर टू डू, और वो ऐसा काम करता है जो कि उसके किसी भी एल्डर ने करने की हिम्मत नहीं की थी। एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वॉज वॉकन अप बाय अ शाउट फ्रॉम जम्मन, एक मॉर्निंग क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग ही जो आफ्ताब है वो जगाए जाते हैं, यानी कि उसके जो फादर हैं नजब के, वो जगाए जाते हैं जम्मन के शाउटिंग से, मतलब जम्मन शोर मचाता हुआ उनके यहाँ पे आता है और उनको जगाता है। व्हाट डज ही ओल्ड रघु वांट, तो जो आफ्ताब हैं उसके फादर, वो सोचते हैं कि पता नहीं इस रॉग्यू को, इस रास्कल को क्या चाहिए। ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आईज, वो बड़बड़ाते हैं अपनी स्लीपी आईज को रब करते हुए। सुबह सुबह जल्दी जाके जब ये जगाता है जम्मन उनको, नजब के जाने की खबर देता है आफ्ताब को, उसके फादर को, तो वो अपनी स्लीपी आईज को, अपनी नींद से भरी हुई आंखों को रगड़ते हुए, रब करते हुए, मटरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए आते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं ये रास्कल क्या चाहता है। जम्मन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट, जम्मन वहां पे आया था नजब के वेयर अबाउट के बारे में, मतलब नजब की जानकारी लेने के बारे में, उसके बारे में पता करने के लिए वो वहां पे आया था। वेयर अबाउट का मतलब होता है प्लेस ऑफ मीटिंग, नजब से मिलने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए वहां था। द बॉय हैज बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड एनी वे, दैट व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन। तो उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं कि जो लड़का है वो सल्क हो रहा था, मतलब नाराज था लेट नाइट तक, बट वो यहीं आसपास होगा, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है उससे। जो बुजुर्ग थे यानी कि जो आफ्ताब थे, उनको गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि इतना सुबह सुबह आके इसने मुझे जगा दिया है, ठीक है ना। तो उनसे अपनी चिड़चिड़ाहट जो थी, इरिटेशन जो था, वो छिपाई नहीं गई और वो बोले कि मान लिया कि हमारा जो बेटा है वो लेट नाइट तक थोड़ा नाराज रहा था हमसे, लेकिन आसपास ही होगा, तुम्हें क्या काम है उससे बताओ। तो अब जो जम्मन है वो बोलता है, हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आप आफ्ताब मियाँ किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आज द स्मगलर, स्मगलर पूछता है। एंड डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज ऑल्सो मिसिंग, क्या आपको नहीं पता कि जो अल्लाह रखा है, यानी कि जो कैमल है, किसका, नजब का, वो भी मिसिंग है, ठीक है। इन दीज बॉर्डर विलेजेस, इन बॉर्डर विलेजेस में क्या था, एक पैटर्न था लाइफ का
कि अगर एक इंसान एब्सेंट होता था अपने कैमल के साथ में, तो ये मान लिया जाता था कि वो क्या कर गया है, फॉरे अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान। फॉरे जो वर्ड आया है इसका मीनिंग होता है बच्चे मीन्स रेड करना, पहुंच जाना। तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो पाकिस्तान पहुंच गया है, अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान पहुंच गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने कैमल के साथ एब्सेंट मिलता था तो ये मान लिया जाता था, स्वीकार कर लिया जाता था कि वो क्या कर गया है, फौरे कर गया है, रेड मार दिया है उसने, वो पहुंच गया है कहाँ पे, अक्रॉस द डेजर्ट इन पाकिस्तान। आफ्ताब वेंट इनटू द मड इनक्लोजर वेयर हिज कैमल वॉज कैप्ट। आफ्ताब जो कि नजब के फादर हैं वो जाते हैं मड इनक्लोजर में जहाँ पे उनका कैमल रहता था, एंड फाउंड इट एम्प्टी, और उनको वो जगह खाली मिलती है। हिज हार्ट सैंक, उनका जो दिल है वो डूब जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ही रैन इन टू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ ही हैड ब्रॉट had been taken by the boy. Oh, fool! The son of fool! Exclaimed Aftab, almost shaking with fury. He has forgotten to take the tendu leaf with him. फिर वो दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बंडल ऑफ तेंदू लीफ वहां पे है कि नहीं, जो वो लेके आए थे। वो लड़का उसको लेके गया है कि नहीं लेके गया, लेकिन जब वो देखते हैं कि तेंदू लीफ वो तो वहीं पे ही है, तो वो बोलते हैं कि अरे मूर्ख, अरे सन ऑफ अ फूल, मतलब मूर्ख के बेटे। आफ्ताब ऐसे बोलते हैं उसके फादर, और फिर शेक करते हैं, मतलब गुस्से से बहुत ज़्यादा हिलते डुलते से हैं। ही हैज़ फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, और बोलते हैं कि वो अपने साथ में लीफ ले जाना भी भूल गया, तेंदू लीफ भी नहीं लेके गया। अब वो कैसे बॉर्डर को क्रॉस करेगा, पाकिस्तान में कैसे जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। फिर है हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, ये ड्रामा करके तुम किसको मूर्ख बना रहे हो। जुम्मन कहता है ऐसे, हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जो अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ था। दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एन इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, जैसा कि लोग मानते हैं। वर्ल्ड बिलीव्स मीन्स पूरा संसार विश्वास करता है, पूरा संसार नहीं करेगा, यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के वो ही करेंगे। तो जैसे जो वर्ल्ड बिलीव करता है, मतलब जो लोग हैं वो उसको इनोसेंट मानते हैं, वो इतना इनोसेंट है नहीं है। ही इज़ अ पिग एंड द सन ऑफ पिग, वो सुअर है और सुअर का बेटा है, इस तरीके से जुम्मन उसको बोलते हैं। देयर वॉज नो लिमिट ऑफ द लिमिट टू द चैग्रिन, वहाँ पे चैग्रिन का कोई लिमिट नहीं था। चैग्रिन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है
डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो ये जो वर्ड है चैग्रिन, इसका मीनिंग हो गया डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। तो कोई लिमिट नहीं थी उनके गुस्से की, उसके एंगर की। जम्मन वॉज द चीफ, यानी जो जम्मन था वो सरपंच था। द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जो कि अक्रॉस द बॉर्डर जो रेंजर्स थे उनको हैप्पी रखता था, उनको खुश रखता था। स्मगलर था तो वो वहां जाता रहता था और इसलिए वो उन रेंजर्स को खुश रखता था। क्या देके? थोड़ी बहुत पैसे देके या कुछ दूसरी चीजें। Anyone crossing the run without his support was running the gauntlet with the law। और अगर कोई उसकी हेल्प के बिना क्रॉस करता था रन को, यानी कि रन ऑफ कच्छ को, अगर कोई उसके सपोर्ट के बिना क्रॉस करता था तो वो लॉ के साथ में क्या करता था? ग्रॉन्टलेट करता था। मतलब कानून के साथ में या कानून को चुनौती देने वाली बात थी। यानी कि वो रेंजर्स जो थे बॉर्डर क्रॉस करके, जो रेंजर्स थे बॉर्डर्स पे, वो उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते अगर वो बिना जमन की हेल्प के कोई भी जा रहा है तो। एंड हियर दिस फ्लैजलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज अ वर्ड टू हिम और अ सलाम और अ 100 रुपी नोट। और ये जो फ्लैजलिंग है, फ्लैजलिंग मीन्स कहते हैं आप अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो। हैड ब्लंडर्ड, इसने तो शॉक में डाल दिया अपने को, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि ये बिना कोई भी वर्ड बोले, बिना सलाम बोले और बिना ही 100 रुपी नोट दिए यहाँ से चला गया है। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, कि भगवान उसको वहां से सेफली ले आए। सेट द ओल्ड रॉग्यू पायसली, वो जो ओल्ड रैग्यू है, रॉग्यू का मतलब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, रास्कल है, वो ऐसे बोलता है, लेकिन पायसली बोलता है, वो हार्टली बोलता है वो। ही मीन्स जस्ट टू अपोज थॉट आफ्ताब। आफ्ताब मियाँ जो है नजब के फादर, वो बोलते हैं कि ये जो जमन है ये चाह तो इसका बिल्कुल उल्टा ही रहा होगा। मतलब जब जमन बोलते हैं कि मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, तो आफ्ताब बोलते हैं कि ये मुंह से तो बोल रहा है लेकिन इसके मन में तो इसका बिल्कुल उल्टा ही होगा। Nothing would please him more than to see Nazab turn into carrion with the vultures hovering around। कि ये जो जमन है वो इतना दुष्ट है कि नजब को जब तक वो वल्चर्स हॉवरिंग करते हुए उसके ऊपर ना देख ले, यानी कि कैरियन का मतलब होता है सड़े हुए मांस के ऊपर जैसे वल्चर्स हॉवरिंग करते हैं, ऐसे नजब के ऊपर जब तक जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, वो हॉवरिंग ना कर लेना, तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा, तब तक ये प्लीज नहीं होगा, ये खुश नहीं होगा। ये तो ये चाहता है, लेकिन मुंह से क्या बोल रहा है? मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, कि भगवान उसको सेफली यहाँ ले आए। ठीक है ना? तो समझ आ गया होगा, इतना है चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, बाकी का जो पार्ट है चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि समझ आ गया होगा चैप्टर। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा भी आपका हो मुझे इंतज़ार रहेगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, बाय।